किसी ने क्या खूब कहा है, यूं पुरखों की जमीन बेचकर शहरों में ना जाया करो, ना जाने कब लौटना पड़े, गांव में भी एक घर बनाया करो। ऐसे सुनसान रास्तों में अनजान गांव में घूम रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा है, अंधेरा भरा रास्ता है। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नया एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम लोग हुगली के धनियाखाली हॉल्ट में आए हुए हैं। तो चलिए धनियाखाली के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं और फिर इसके आसपास के एरियाओं को एक्सप्लोर करते हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का एक गांव धनियाखाली अपनी धनियाखाली साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, जो एक हल्का सुंदर धारीदार पैटर्न, विविध रंगों और रूपांकनों वाला पारंपरिक हथकरघा कपड़ा है, जिसे भौगोलिक संकेत यानी GI टैग भी प्राप्त है। धनियाखाली साड़ी की उत्पत्ति का पता 1935 के आसपास लगाया जा सकता है, जब धनियाखाली ने स्वयं को हथकरघा वस्त्रों के केंद्र के रूप में स्थापित करना शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि इस नाम की उत्पत्ति साड़ियों की पारंपरिक डिजाइनिंग से ली गई है, विशेष रूप से साड़ी के डिजाइन में इस्तेमाल किए गए धन यानी कि धान के आधार से। इसलिए धन्यखाली का अर्थ है धान के आधार वाली साड़ी। हिंदू बिजनेस लाइन के अनुसार बंगाल की सूती साड़ी एक फैशन स्टेटमेंट है, चाहे इसे कहीं भी पहना जाए, और इसका पूरे देश में बाजार है। और टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि धनियाखाली शांतिपुर और फुलिया पश्चिम बंगाल की पारंपरिक हथकरघा साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमतौर पर केवल धनियाखाली ताँत साड़ी पहनती है और एक लोकप्रिय ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुकी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हम लोग धनियाखाली पहुंच कैसे सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको हावड़ा बर्दवान कॉर्ड लाइन रूट के धनियाखाली हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, जहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 3 रेलवे ट्रैक्स है। इसका स्टेशन कोड है DNHL और इसे 1964 में स्टार्ट किया गया था। और या फिर आप दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के जरिए भी धनियाखाली से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब धनियाखाली और इसके आसपास के गांवों को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। तो स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको टोटो स्टैंड यहाँ से देखने को मिलेगा, और बाकी इस रूट में जो वो टेकर या फिर बस के जरिए ही ज़्यादा ट्रैवलिंग की जाती है। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं। यहाँ से दसघरा जाना है, तो वहाँ जाने के लिए हम लोग क्या मिलता है यहाँ से। तो हमें जो है बस मिल गया है, वैसे सीट भी बहुत बढ़िया मिल गया है। तो अब गांव का जो व्यू है वो लेते हुए अपने लोकेशन पर पहुंचते हैं और फिर वहां से हम लोग एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो ये कटा लिया टिकट, ये भी 20 रुपये का है। आपका धनियाखाली स्टेशन से दसघड़ा का 20 रुपये चार्ज लगेगा, डायरेक्ट आपको हाईवे पर उतारेगा। और इस रास्ते में जाते हुए आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट, बार और छोटे छोटे खाने की दुकान भी सुंदर सुंदर मिल जाएंगे। अभी बस जो है ये धनियाखाली मोड़ पर आई हुई है और यहाँ पर है बहुत ही बड़ा सा मार्केट। यहाँ पर बस, ट्रेकर, टोटो सारे कुछ यहाँ से पाए जाते हैं। फाइनली 40 मिनट्स के बस जर्नी के बाद हम लोग आ गए हैं दसघड़ा मोड़। ये दसघड़ा गांव है, तो यहाँ सब हम लोग इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो अभी हम लोग दसघड़ा के गांव की गलियों में घूम रहे हैं। अभी तक तो कुछ दिखा नहीं, कुछ मिला नहीं, बट मिलेगा ज़रूर, इतना तो भरोसा है। ये बच्चे मछली पकड़ने की तैयारी में हैं और इसमें से क्या निकाल रहे हो? की बार कर चौखन तक केचो, इसमें से केचुआ निकाल रहे हैं ताकि मछली पकड़ पाए ये लोग।
तो गांव में घूमते घूमते ये कुछ पहला दिखा हम लोग को, जो सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये है रघुनाथ मंदिर, राम जी का मंदिर है। छोटा सा, सुंदर सा, प्यारा सा। गेट तो फिलहाल बंद है, बट यहाँ एक दादाजी मिले, वो बोले गेट खोल देते हैं, आप अंदर से भी देख ही लो। गांव के लोग सच में बहुत प्यारे होते हैं यार। मतलब इस टाइम पर आए हैं, फिर भी अंकल जी बोल रहे हैं चलो गेट खोल देना, आप देख लो। तो ऐसा सब बिहेवियर, ऐसा सब प्यार आपको गांव में अक्सर मिल जाएगा देखने को। ভগবতী দাসী 1188 সালে এই মন্দিরটা প্রতিষ্ঠা করে গেছে, সেই থেকেই চলছে, পূজা হয়ে গেছে, নিত্য সেবা হয়। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये करीब करीब 250 साल पुराना मंदिर है। इस गांव में ये राम जी का मंदिर 250 साल से है और यहाँ पर नित्य पूजा किया जाता है। तो अभी हम लोग जो सामने देख रहे हैं, ये है 14 घर बासुबाड़ी दुर्गा मंदिर। और ये सामने में देखिए कितना सुंदर से ये बनाया हुआ है। तो ये लड़कियां अपनी हेल्प की यहाँ अंदर जाने के लिए। चलिए अंदर चल के आपको ये दुर्गा तलान भी दिखाते हैं। कहा जाता है कि 1605 साल में यहाँ के जमींदार रघुनाथ बासु ने यहाँ दुर्गा पूजा शुरू किया था। वैसे ओरिजिनली 1507 साल से ही घट, जिसे कलश पूजा बोलते हैं, वो शुरू था। पर कुछ वर्षों के गैप के बाद 1745 में राम नारायण बासु ने फिर से पूजा का आरंभ किया, जो आज तक चली आ रही है और बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो अगर आप यहाँ के रौनक को महसूस करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन समय होगा दुर्गा पूजा। उस समय आप इस गांव को और यहाँ के दृश्य को एक अलग ही रूप में महसूस कर पाएंगे। तो 14 घर दुर्गा मंदिर जो देखें हम लोग, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग को ये विशालोक्षी मंदिर दिखेगा। और यहाँ पर एक पुराना सा शिव जी का भी मंदिर है, जिस पर टेराकोटा का थोड़ा बहुत वर्क बचा हुआ भी हम लोग को दिखेगा। दसघरा हुगली जिले के एक कोने में बसा एक छोटा सा गांव है, जो शानदार वास्तुकला का खजाना है। क्योंकि यहाँ यूरोपीय शैली की हवेलियां, विस्तृत टेराकोटा मंदिरों के साथ साथ एक घंटा घर और एक विक्टोरियन शैली का प्रवेश द्वार भी मौजूद है। दसघरा वास्तव में फ्यूजन वास्तुकला का एक आदर्श मिश्रण है, जिसका एक शानदार अतीत है जो 700 साल से भी अधिक पुराना है। बाराद्वारी राजा के शासन में दसघरा दामोदर नदी के दोनों सहायक नदियों बिमला और कान्हा नदी के तट पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दसघरा नाम 10 पड़ोसी गांवों के संग्रह से लिया गया है। बंगाली में दास का मतलब 10 होता है और जो गांव थे वो अगलापुर,
दिघारा, गंगेश नगर, गोपी नगर, इच्छापुर, जारग्राम, नलथोबा, परम्बू, श्री कृष्णपुर और श्री रामपुर थे। 18वीं शताब्दी के आरंभिक चरणों में स्थानीय जमींदारों और व्यापारियों द्वारा विकसित दसघरा फिर से एक प्रमुख बस्ती बन गई। यह स्थान तब फला फूला जब 12 द्वारी राजा के उत्तराधिकारी राम नारायण पाल चौधरी ने जगमोहन देव विश्वास को दसघरा में बसने के लिए जोर दिया। विश्वास परिवार ने बहुत धन इकट्ठा किया और गोपी सागर झील के किनारे यहाँ अपनी हवेली बनाई। विश्वास परिवार के प्रशासनिक इमारत कचहरी बाड़ी आज भी एक अष्टकोणी रासमंच, चौकोर डोल मंचा और एक छोटे से अचला मंदिर के साथ खड़ी है, जहां आज बहुत ही धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा मनाया जाता है। यहाँ पर दुर्गा पूजा के समय आने पर यहाँ के आकर्षण का एक अलग ही अनुभूति कर पाएंगे। वैसे विश्वास बाड़ी का रत्न और वास्तव में यहाँ की सबसे पुरानी संरचना हवेली के पीछे छिपी हुई है। 1729 में सदानंद विश्वास द्वारा निर्मित शानदार पंचरत्न गोपीनाथ मंदिर पश्चिम बंगाल में कहीं भी पाए जाने वाले बेहतरीन टेराकोटा कार्यों में से एक है। यह मंदिर रामायण और महाभारत के दृश्यों के साथ साथ दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाने वाले सुंदर पैनलों के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा पूजा के बलि के समय गोपीनाथ जी और राधा रानी को सुला दिया जाता है और उनके कानों में रुई की गेंदें डाल दी जाती है। मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है ताकि वे पशु बलि की आवाज ना सुन सकें। दसघरा गांव का सबसे प्रमुख स्थान है ये विश्वास बाड़ी। तो अपने को मिल गए हैं दो भाई लोग। ये भाई लोग लिफ्ट दे रहे हैं नेक्स्ट स्टॉप तक, वहाँ चलते हैं और वहाँ से देखते हैं क्या नज़ारा देखने को मिलता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं दसघड़ा क्लॉक टावर। कितना बेहतरीन ये लग रहा है ना। और यहाँ पर है इसके अंदर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध राय जमींदार बाड़ी, जो आपको आगे दिखाने वाले भी हैं। और ये जो क्लॉक टावर है इसके ठीक बगल में ये एक आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा। एंट्रेंस तो बहुत ही विशाल है। अब अंदर चल के देखते हैं कि अंदर में हम लोग को क्या कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दसघड़ा के राय बाड़ी। दसघड़ा के घंटा घर का निर्माण विपिन कृष्ण राय ने किया था, जो 1851 से 1911 तक कलकत्ता पोर्ट के एक उल्लेखनीय स्टीवडोर थे। विपिन कृष्ण की आलीशान हवेली भी देखने लायक है और यहाँ पर भी बहुत ही भव्यता के साथ दुर्गा पूजा मनाई जाती है। दुर्गा पूजा के समय में यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। राय परिवार का रासमंच एक बाड़े के अंदर है और इसकी एक दीवार पर यूरोपीय सैनिक, प्लास्टर के पुष्प रूपांकन और गणेश की मूर्ति भी देखने को मिलती है। तो अभी फिर से आ गए हैं दसघड़ा मोड़ पर और ये जो आप रोड देख रहे हैं ये है तारकेश्वर धनिया खाली रोड। तो अभी यहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे, बस या फिर टेकर जो मिलता है वो पकड़ के हम लोग धनिया खाली जाएंगे, जो वहाँ पे मेन बाज़ार है। और उस बाज़ार से भी आप लोग के लिए कुछ खास निकाल कर आप लोग तक पहुँचाएँगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं धनिया खाली के मदन मोहन तला में, जो सुबह में आपको बस से दिखाए थे जो मोड़, उसी मोड़ पर फिर से आ गए हैं। और अभी यहाँ का नज़ारा देखिए, सुबह में जो नज़ारा देखे थे और अभी आप जो नज़ारा देख रहे हैं इसमें ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क दिख रहा है। मतलब अलग ही शहर बसा हुआ है यार। ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा छोटा मोटा कोई जगह है, इतना डेवलप जगह है ये। हर दुकानें आपको देखने को मिल रही है, बहुत कुछ है यहाँ पर। ये है क्रॉसिंग जो सुबह में आपको दिखाए थे और यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं खाने पीने के लिए, शॉपिंग करने के लिए
और आपको अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टैंडर्ड दुकानें मिल जाएंगे, जैसे हम लोगों को पीछे ट्रेंड्स दिखा था और भी बहुत कुछ है जैसा आपको पीछे दिख भी रहा है। और यहीं बाज़ार में ही आपको जस्ट बगल में ही आपको मदन मोहन मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि धनिया खाली बाज़ार में ही स्थित है। अभी तो फ़िलहाल पट बंद हो गया है। और अब हम लोग यहाँ का जो फेमस चीज़ है उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं मिलता है या नहीं। ये धनिया खाली बस स्टैंड से मोहम्मदपुर गांव का जो रास्ता है, ये रास्ते में जाते वक्त ही आपको थोड़ा बहुत अनुमान मिल जाएगा क्या खास है उस गांव में और क्यों इतना ये फेमस है धनिया खाली। तो चलिए अब तो कुछ दिन में पहुँचेंगे ही और फिर खुलासा भी हो जाएगा। ये अपने को धनिया खाली में रामकृष्ण विवेकानंद शारदा आश्रम भी देखने को मिलता है। ये एक रामकृष्ण मिशन है यहाँ पर। सामने में अगर देखेंगे तो विवेकानंद जी की एक स्टैचू लगी हुई है और पीछे में आश्रम है। ऐसे सुनसान रास्तों में अनजान गांव में घूम रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा है, अंधेरा भरा रास्ता है। चलिए चला जाए। अब आप लोगों के लिए इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं। सामने थोड़ी सी रोशनी दिख रही है। इस गांव में किसी की शादी है, कितना सुंदर डेकोरेशन किया गया है। तो ये है वो जगह जहाँ पर धनिया खाली की प्रसिद्ध साड़ी धनिया खाली साड़ी तैयार होती है। वैसे तो ये साड़ी बुनाई का कार्य हमने आपको बेगमपुर वाले वीडियो में भी दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही शानदार वीडियो है। और जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताएं कि धनिया खाली साड़ी सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ का जो सेटअप है काफ़ी डिफरेंट है, जो हम लोग बेगमपुर में देखे थे और यहाँ के सेटअप में थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या है ना, ये ज़मीन के अंदर ऐसे गड्ढा खोन के सेटअप किया जाता है और वो क्या था, टेबल चेयर टाइप में आराम से बैठ के था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उस गांव में सिर्फ साड़ियाँ तैयार होती है, बट अगर आपको ख़रीदना है तो आप धनिया खाली इस मार्केट में आ सकते हैं, मदन मोहन तल्ला में। और यहाँ पर आपको बहुत सारे दुकान दिख जाएंगे जहाँ से आप वो साड़ी ले सकते हैं। तो धनिया खाली से बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक करके कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि यहाँ धनिया खाली में घूमने में आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। टिल देन एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।